नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वेस्टर्न थिंकर का नेक्स्ट लेक्चर जॉन लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। जॉन लॉक से संबंधित एक और लेक्चर इसमें अपलोडेड है, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। उससे आपका 60% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बचेगा हम यहाँ पे आपके जिज्ञासा को ख़त्म करने का, मतलब जिज्ञासा को पूरा करने का यहाँ पे कोशिश किया जाएगा। हम इसमें जितने भी एग्जाम से संबंधित हैं सभी को यहाँ पे हम समाहित करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जॉन लॉक को अनुभववाद का प्रणेता कहा जाता है, या जॉन लॉक को अनुभववाद का पिता कहा जाता है, या जॉन लॉक को कॉमन सेंस का दार्शनिक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जॉन लॉक से पहले एक एक विचार पैरेलल रूप से चल रहा था, वो बुद्धिवाद था। बुद्धिवाद का मतलब ये है कि जो बुद्धि है यह पैदा लेते ही हमारे अंदर डेवलप्ड होता है, मतलब बचपन से ही हमारे अंदर बुद्धि होता है। लेकिन ये बोलते हैं फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुद्धि जो है यह हमारे ज्ञानेंद्रिय के अनुभवों से हमें ये अर्जित होता है। अर्थात जॉन लॉक साहब बोलते हैं कि बुद्धि जब बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा लेता है, उस समय उसका जो मस्तिष्क होता है खाली स्लेट के समान होता है, और बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से ज्ञान को अर्जित करता है, उसको संवर्धित और आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये अनुभववाद है। अनुभववाद मतलब ज्ञान का जो अनुभव, मतलब अर्जन किया जाएगा या किया जा रहा है या किया जाता है, ये जाता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए इन्हें कॉमन सेंस का दार्शनिक भी कहा गया, इसीलिए इनको अनुभववाद का जनक भी कहा गया। ये बुद्धिवाद के विचार के विरोध में है, क्योंकि उनके उल्टा ये विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में आता है, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसमें आएगा कि अनुभववाद के प्रणेता किन्हें कहा जाता है, तो जॉन लॉक को कहा जाता है। कि ये जो बुक लिखे हैं, जहाँ से अनुभववाद के प्रणेता के रूप में ये सामने है, वो बुक लिखे हैं एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये बुक लिखे हैं, इनमें ये अनुभववाद के बारे में ये विचार व्यक्त किए हैं। तो ये ध्यान रखना है। या दे देगा कि ये बुक किन्होंने लिखा, तो आप कनेक्ट करके दे सकते हैं। अगर कुछ और बुक्स देखें तो एक तो एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक तो इनका बहुत महत्वपूर्ण बुक है। दूसरा लेटर ऑन टॉलरेशन, ये भी बुक है, इनको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए आसानी होगा, 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ये 3 बुक है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन तीनों बुक को आप थोड़ा सा कहीं पे स्पेस बना के वहाँ पे लिख सकते हैं। हॉब्स के बारे में, जैसे मानव स्वभाव के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। लॉक मानव स्वभाव को किस रूप में देखते हैं, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हॉब्स किस रूप में देखते हैं। तो हॉब्स देखते हैं, मानव को बोलते हैं स्वार्थी है, पतित है, पाशविक है। लेकिन ये बोलते हैं ऐसा नहीं है। हॉब्स साहब, आपका विचार गलत है। मनुष्य जो है वो सहयोगी है, मनुष्य है सामाजिक है। तो मनुष्य को ये अच्छे स्वभाव वाला मानते हैं। लेकिन ये जो हॉब्स हैं ये मनुष्य को बर्बर मानते हैं, मनुष्य को पतित मानते हैं, मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं। तो मनुष्य अलग है तो मानव स्वभाव अलग हो जाएगा, मानव स्वभाव अलग है तो इनका समझौता अलग हो जाएगा। अभी हम देखेंगे प्राकृतिक अवस्था क्या होगा। मानव स्वभाव अलग है तो हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था क्या होगा, कि हॉब्स कहते हैं कि मानव स्वभाव स्वार्थी है, पाशविक है, पतित है। तो इनका अनुसार, हॉब्स के अनुसार, जो मनुष्य होगा यह प्राकृतिक अवस्था में अराजकतापूर्ण स्थिति में होगा। अराजकतापूर्ण अर्थात जो मत्स्य न्याय जो होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उस रूप में होगा। इससे क्या होगा, हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें लोगों के आत्म
संरक्षण पे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा। अब प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा तो लोगों को आत्म संरक्षण को बचाने के लिए एक राज्य का निर्माण होगा सहमति से, क्योंकि सारे लोगों के आत्म संरक्षण पे प्रश्न चिन्ह है तो एक राज्य का निर्माण होगा। इस राज्य को चलाने के लिए हॉब्स क्या करते हैं, एक निरंकुश राजा को दे देते हैं, लेकिन इनका मानव स्वभाव बेहतर है, मानव को सहयोगी मानते हैं, तो इनका जो प्राकृतिक अवस्था होगा ये प्राकृतिक अवस्था सहयोग का होगा, दया का होगा, प्रेम का होगा, ये गुण होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि इनके प्राकृतिक अवस्था में क्या है, इनके प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की अवस्था थी, अराजकता की अवस्था थी, लेकिन इसमें सामंजस्य है, लेकिन प्राकृतिक नियम कोडिफाई नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, कहीं निर्धारित नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा असामंजस्य हो जाता है। तो इस असमंजस को समाज को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए ये बोलते हैं कि एक सीमित राज्य की स्थापना किया जाएगा। वो सीमित राज्य होगा मानव के स्वतंत्रता पे सीमित अंकुश लगाएगा, स्वतंत्रता को संरक्षित रखेगा, और उसको हम सीमित राज्य का नाम दिए, जिसे ये संवैधानिक और विधि द्वारा स्थापित, विधि का शासन ये के द्वारा ये अधिकार को संरक्षित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन ये निरंकुश। तो ये दोनों है, इसको ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक अवस्था ऐसा है। तो यहाँ व्यक्तियों के अधिकार, और जो यहाँ पे होंगे जो लॉक हैं, लॉक कहते हैं कि व्यक्तियों के अधिकार भी होगा इनके प्राकृतिक अवस्था में, इनमें कुछ नहीं होगा, इसमें अधिकार भी होगा, स्वतंत्रता भी होगा, ये सब कुछ होगा। इसी में अधिकार के बारे में लॉक बोलते हैं। बच्चा जब पैदा लेता है, मनुष्य जब पैदा लेता है, तभी से उनको 3 अधिकार नैसर्गिक है, मिल जाता है। वो अधिकार कौन कौन सा है? ये अधिकार है जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार। इसीलिए जब अधिकार के बारे में ये बात करते हैं, इसीलिए पश्चिम विचारक में पहले ऐसे थिंकर थे जो अधिकार की बात करते हैं, इसीलिए इनको अधिकारों के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये अधिकारों के बारे में बात करते हैं। इस तीनों अधिकार में सबसे ज्यादा ये संपत्ति के अधिकार पे जोर देते हैं। बोलते हैं कि अगर संपत्ति का अधिकार हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, अर्थात ये दोनों अधिकार संपत्ति के अधिकार में ही निहित है, इसीलिए सबसे ज्यादा संपत्ति के अधिकार पे ये जोर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये बोलते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति में संसाधन सबके लिए है, लेकिन जो श्रम के माध्यम से उस संसाधन को अर्जित करेगा, वो संसाधन उस इंसान का होगा जो श्रम किया है। अर्थात उसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कहीं एक फूल है तो ये सबके लिए है, पूरे पृथ्वी लोग, जितने भी लोग हैं सबके लिए, समाज के लिए, समुदाय। लेकिन उस फूल को अगर हम श्रम करके लगा के उसको हम एकत्रित करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, तो वो सिर्फ मेरा होगा। तो इस रूप में ये श्रम सिद्धांत को भी ये देते हैं। संपत्ति का जो अधिकार है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इनके अनुसार। कोई भी व्यक्ति के पास असीमित संपत्ति नहीं होना चाहिए। एक ये संपत्ति पे अंकुश लगाने का ये प्रयास करते हैं, लेकिन मैकफर्सन बोलते हैं, इनका आलोचना करते हुए मैकफर्सन बोलते हैं कि क्या बात करते हो आप असीमित संपत्ति को अंकुश लगाते हो सामंतवाद को सीमित करने के लिए, सामंतवादी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के लिए आप नहीं बोलते हो। तो ये आलोचना किया जाता है इनका। इसीलिए मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक है पूंजीवाद के जन्मदाता, पूंजीवाद के संरक्षक इस रूप में। लेकिन मैकफर्सन तो इनका आलोचना करते हैं। एक क्वेश्चन आता है जेम्स टूली कहते हैं कि ये संपत्ति के श्रम के मानवीय क्षमता का समर्थन करते हैं। मतलब मानवीय क्षमता, कैपेसिटी के अनुसार वो संपत्ति अर्जित किया है, तो वो जो मानवीय क्षमता है उसके बारे में ये ज़्यादा वैल्यू देते हैं।
तो जेम्स टूली इनका समर्थन करते हैं जॉन लॉक के, लेकिन मैकफर्सन जॉन लॉक का आलोचना करते हैं, बोलते हैं आप तो पूंजीवाद के समर्थक हो। हाँ? अब हम सामाजिक समझौता देख लेंगे। जैसे ही आपने देखा प्रकृति मानव का स्वभाव, हॉब्स का, लॉक का, उसी प्रकार इनका प्राकृतिक अवस्था कैसा होगा। इनका प्राकृतिक अवस्था कैसा था? संघर्ष का था। लॉक का प्राकृतिक अवस्था कैसा था? सामंजस्य का था, सहयोग का था। जब प्राकृतिक अवस्था संघर्ष का होगा तो इन्होंने सामाजिक समझौता कैसे किया? सहमति, आपस में मिलके सहमति का सिद्धांत हॉब्स ने सामाजिक समझौता में आपस में सहमति ले लिया और सहमति के माध्यम से एक राज्य का निर्माण कर लिया और उस राज को चलाने के लिए एक निरंकुश राजा का स्थापना किया। तो हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है सहमति के सिद्धांत पर आधारित है और निरंकुश राज्य का ये समर्थन करते हैं। लेकिन इसके उलट में जो लॉक कहते हैं सहमति के सिद्धांत, हॉब्स के सहमति के सिद्धांत को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये विधि और संवैधानिक शासन को स्वीकार करते हैं। ये निरंकुश राजा का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम थोड़ा सा एलुबरेट आगे करेंगे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं। रॉबर्ट फिल्मर है। रॉबर्ट फिल्मर एक बुक लिखते हैं पेट्रियार्का। रॉबर्ट फिल्मर अपनी बुक पेट्रियार्का में कहते हैं कि एक प्राकृतिक अधीनता का वो सिद्धांत देते हैं। तो रॉबर्ट फिल्मर का बुक है पेट्रियार्का, ये याद रखना है। रॉबर्ट फिल्मर इस बुक में प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत देते हैं। प्राकृतिक अधीनता का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक अधीनता का मतलब रॉबर्ट फिल्मर अपने बुक में कहते हैं कि जिस प्रकार पिता जो आज्ञा देता है उसको बेटा बिना क्वेश्चन किए उसको अपना लेता है, उसी प्रकार राजा जो आज्ञा दे उसको बिना कोई क्वेश्चन, बिना कोई संशय किए प्रजा को अपनाने का हक है। क्योंकि पिता को ज़्यादा अनुभव होता है, ज़्यादा बुद्धिमान होता है, इसीलिए पिता बेटे के लिए बेहतर भविष्य के लिए भी कोई भी काम करता है, बेटे के हित के लिए काम करता है। इसी रूप में राजा प्रजा के हित में कोई भी स्टेप लेता है। तो ये प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत है। तो ये रॉबर्ट फिल्मर दिए थे। लॉक साहब आते हैं, बोलते हैं फिल्मर साहब ये फालतू की बात नहीं करना है। तो लॉक ने फिल्मर के प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत को पहले अस्वीकार कर देते हैं। लॉक इसके फेवर में कहते हैं, इसके अगेंस्ट कहते हैं, प्राकृतिक अधीनता को विरोध करते हुए कहते हैं कि एक बात बताइए कि जो बाप है, पिताजी के पास अनुभव है, लेकिन बच्चा तो अल्पवयस्क होता है ना, उनके पास अल्प ज्ञान होता है, अल्पवयस्क होता है, इसीलिए बच्चा पापा का जो आज्ञा होता है जो बेटा होता है एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन राजा प्रजा के बीच का संबंध अलग होता है। प्रजा वयस्क है, प्रजा ज्ञानी है, अल्प वयस्क नहीं है, अल्प ज्ञानी नहीं है, इसीलिए दोनों के बीच का संबंध अलग अलग है। तो इस रूप में क्या करते हैं जो लॉक होते हैं, यह जो पितृसत्तात्मक राज की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, अर्थात प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत को अस्वीकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि बिना सहमति के शासन आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी पे शासन कर रहे हैं तो उसका सहमति होना बहुत जरूरी है। तो सभी व्यक्ति एक समान हैं क्योंकि सभी ईश्वर का संतान है, तो सारे एक समान हैं। जब एक समान है तो बिना सहमति के दूसरे व्यक्ति पे शासन करना बिल्कुल गलत है, लॉक का ये मानना है। तो लॉक इस रूप में पितृसत्तात्मक राज्य की अवधारणा को हटा देते हैं और राज्य को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्राकृतिक जो अवस्था है इसमें सामंजस्य की है, लेकिन थोड़ा बहुत सीमाएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक लॉ कोडिफाई नहीं है। इस वजह से उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए सीमित राज्य की अवधारणा ये देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉक राज्य की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, लेकिन राज्य सीमित होना चाहिए। राज्य का काम होगा व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार का संरक्षण करना, इसलिए राज्य ज्यादा नियंत्रित ना करे,
इसके लिए उन्होंने क्या किया, व्यक्ति के जीवन को ज्यादा नियंत्रित न करे, इसके लिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, अर्थात लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का सिद्धांत दिया। जो अभी सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं वर्तमान संविधान में, भारतीय संविधान में, अमेरिकन संविधान में है, ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आधुनिक रूप में अभी डेवलप हुआ है। उसी रूप में जब यहाँ अधिकार के बारे में देखते हैं तो वर्तमान में मूल अधिकार, मानवाधिकार, ये जो आया है लॉक के ही सिद्धांत से ये डेवलप होके आधुनिक रूप में हमारे सामने वर्तमान में जो मूल अधिकार है, मानवाधिकार है, ये सामने। तो ये ध्यान रखना है, इसको कनेक्ट करते रहना है। अब ये बोले हैं कि ये करेगा, इस माध्यम से नियंत्रित करेगा, लेकिन फिर भी अगर राज्य व्यक्ति के स्वतंत्रता को, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की अवहेलना करता है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार को अगर उसको हस्तक्षेप करता है, तो व्यक्ति के पास क्रांति करने का अधिकार होगा। अर्थात आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये क्रांति के जनक भी इनको माना जाता है। अब एक तो आपने देखा कि इनको पूंजीवाद के जन्मदाता कहा जाता है, इनको कॉमन सेंस का दार्शनिक कहा जाता है, इनको उदारवाद के जनक भी कहा जाता है, और दूसरा आपने देखा क्रांति के भी जनक ये हैं। राज्य के बारे में थोड़ा देख ले, राज्य क्या है। तो राज्य, हॉब्स ने क्या बोला था, व्यक्ति स्वार्थी है, तो स्वार्थी तो प्यार से तो समझेगा नहीं ना, जब तक डंडा नहीं खाएगा तब तो वो समझेगा नहीं। इसीलिए इसको डंडा मारने के लिए एक शक्तिशाली राजा होगा, ये शक्तिशाली राजा इसको रेगुलेट करेगा, हिटलर, किम जोन उन जैसा इसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि इसके तो स्वार्थी है, इसको थोड़ा सा भी अगर छूट मिल जाएगा तो ये पूरा सर पे चढ़ जाएगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए किम जोन उन जैसा होगा, ये हॉब्स का राजा होगा। लेकिन ये बोलते हैं व्यक्ति सभ्य है, व्यक्ति सहयोगी है, तो थोड़ा बहुत समस्या है उसको रेगुलेट करने के लिए सीमित राज्य। तो ये सीमित राज्य की अवधारणा देते हैं और सीमित संवैधानिक शासन जिसको कहा गया। इसीलिए लॉक को उदारवाद के जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उदारवाद में दो चीज है, राज्य को यंत्र मानते हैं। यंत्र कैसे? क्योंकि राज्य का जो गठन हुआ है यह सहमति पे हुआ है। मनुष्य अपने हित के लिए राज्य का गठन कर दिया। तो जब मनुष्य अपने हित के लिए किया है, अपने लिए किया है, तो वो एक क्या है, एक यंत्र की भांति है। जब तक मनुष्य के हित के लिए होगा तब तक इसका उपयोगिता रहेगा। जब मनुष्य की उपयोगिता खत्म हो जाएगा तो इसको तोड़ देगा, हटा देगा। तो राज्य को यंत्र मानते हैं। सीमित राज्य की अवधारणा ये देते हैं, राज्य शक्तिशाली नहीं होगा, सीमित शासन होगा, संवैधानिक शासन होगा, व्यक्ति को अणु मानते हैं। तो ये सब है उदारवाद के लक्षण। अगर फिर भी आप उदारवाद के बारे में आपको दिक्कत हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके उदारवाद आप देख सकते हैं, वो उसमें व्यापक रूप में समझाया गया है। इसीलिए लॉक जो है, लॉक को व्यक्तिवाद के साथ प्रथम उदारवादी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। हॉब्स देखेंगे, व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार पाया जाता है, पर व्यक्तिवादी ये नहीं है, व्यक्तिवादी नहीं है। और व्यक्तिवादी क्यों नहीं है कि एक तो निरंकुश राजा का वो समर्थन करते हैं। और आपको पता होगा कि हॉब्स का जो लेक्चर है उसमें, उसको आप देखिए, उसमें बेहतर तरीके से समझाया गया है कि हॉब्स को उदारवादी क्यों नहीं कहा जाता है, क्यों उसके विचार, उनका विचार का जो आधार है व्यक्तिवादी दार्शनिक है, लेकिन उन्हें व्यक्तिवादी क्यों नहीं कहा जाता, उन्हें पूरा डिटेल से समझाया गया। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता ईश्वर करता है, और ईश्वर का पूरा संतान ईश्वर का होता है, ईश्वर का संतान होता है। अब यहाँ पे जब ईश्वर का संतान होता है तो सबका सेम अधिकार होगा। तो इनका मानना है कि सभी शक्ति ईश्वर, सभी व्यक्ति ईश्वर का संतान है, सभी में विवेक विद्यमान है, सभी अपनी अवस्था के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए राजा का धर्म प्रजा का धर्म जैसा नहीं होगा, क्योंकि राजा भी व्यक्ति के समान है। और इसीलिए इनको कहा जाता है, लिबर्टी का विचार इन्होंने दिया, यहीं से लिबर्टी का भी विचार इन्होंने दिया। लॉक के राजनीतिक बाध्यता के बारे में थोड़ा सा अगर जान लें, राजनीतिक बाध्यता जैसे हॉब्स में आप देखेंगे तो हॉब्स में हम लोगों ने देखा था कि हॉब्स का राजनीतिक बाध्यता क्यों है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की है, संघर्ष की है, अराजकता की है। तो आत्म संरक्षण के लिए
हमें राज्य को मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का जो दिक्कत है ये क्या है, इसमें थोड़ा सा कोडिफाई नहीं है, लॉ, प्राकृतिक लॉ कोडिफाई नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा संपत्ति के अधिकार पे ये बल देते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करना इनके राजनीतिक बाध्यता है। मतलब किसी भी प्रकार से राज्य का काम होगा संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करना। तो और इनका क्या है, इनका है कि इनका राजनीतिक बाध्यता क्या है, संघर्ष का है। तो मतलब आत्म संरक्षण के लिए राजनीतिक बाध्यता हमें मानना पड़ेगा। इनका राजनीतिक बाध्यता क्या है, संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करने के लिए हमें यहाँ पे राजनीतिक बाध्यता है। तो ये ध्यान देंगे, दोनों का राजनीतिक बाध्यता अलग अलग है, क्योंकि ये पूरा संपत्ति पे है, इसीलिए इनको पूंजीवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस रूप में अगर हम पूरा अगर देखें, तो अगर हम शॉर्ट में अगर इसको देखें तो कह सकते हैं कि ये पितृसत्तात्मक राज्य को स्वीकार करते हैं, राजतंत्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार करते हैं। लॉक बोलते हैं राज्य जरूरी है, लेकिन राज्य के अभाव में व्यवस्था संभव नहीं है। अगर राज्य हम हटा दें तो व्यवस्था संभव नहीं होगा, सीमित राज्य का ये समर्थन करते हैं। लिबर्टी का इन्होंने विचार दिया, आपने देखा लिबर्टी का विचार एक इन्होंने दिया था लेटर ऑन टॉलरेशन। ये जो बुक है यहाँ पे लेटर ऑन टॉलरेशन, इसमें ही लिबर्टी का विचार इन्होंने दिया, तो ये ध्यान रखना है। और आपने देखा इन हिस्ट्री ऑफ कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें उन्होंने अनुभववाद के बारे में बताया। तो ये 2-3 बुक्स है, उसको ध्यान रखें। उसके बाद राज्य एक यंत्र है, ये भी आपने देख लिया। और राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार भी दिया। कब क्रांति होगा, जब प्राकृतिक अधिकार संरक्षित नहीं होगा, प्राकृतिक अधिकार में राज्य हस्तक्षेप करेगा, तो क्रांतिकारी का इनमें ये देते हैं। इस रूप में आपने देखा कि लगभग लॉ के संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उनको हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप हमारे साथ इतना देर बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अब जो लेक्चर आएगा सिर्फ यूजीसी नेट और जेआरएफ पे फोकस होगा, उसी से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को यहाँ पे कवर किया जाएगा, ताकि आप लोग जल्दी से एक अच्छे कॉन्सेप्ट को डेवलप करके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। चलिए फिर हम नेक्स्ट थिंकर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए